नमस्कार। स्वर संवेदन की इस नई कड़ी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भरत की श्रुतियों की और उनको प्राप्त करने की विधि पर, जिसको हम सारणा चतुष्टयी के नाम से जानते हैं। ऐसी सूक्ष्म ध्वनि जो कानों को सुनाई दे, श्रुति कहलाती है। श्रूयते इति श्रुति की परिभाषा प्राचीन काल से चली आ रही है। भरत की श्रुतियाँ समान अंतराल की थीं या असमान, इसके ऊपर कई वर्षों तक बहस होने के बाद हमारे देश के आधुनिक विद्वानों की एक राय बनी, और वो ये थी कि श्रुतियाँ समान अंतराल की नहीं बल्कि असमान अंतराल पर हैं। जिन विद्वानों ने इस विषय पर बहुत गहराई से शोध एवं अनुसंधान किए, उनमें प्रमुख नाम हैं डॉक्टर ललित किशोर सिंह, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, डॉक्टर लालमणि मिश्र और आचार्य बृहस्पति। इसके पीछे जो तर्क विद्वानों ने मान्य किए, उनका आधार था वैज्ञानिक, गणितीय और स्वरों का संवाद सिद्धांत। विज्ञान और गणित के आधार पर ध्वनि के आंदोलन की संख्या की गणना करके उसको जांचने परखने की विधि निर्मित की गई। विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा ध्वनि की तारता, तीव्रता और गुण का बड़ा व्यापक विश्लेषण किया गया। आज के समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने ध्वनि के क्षेत्र में जो हासिल किया है, इसी के कारण संगीत भी विज्ञान के दायरे में आ जाता है। स्वर और श्रुतियों की व्याख्या और नाप जोख भी इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर की गई है। स्वर संवाद का सिद्धांत ये तो प्राकृतिक जन्य ही है, जिसकी समझ हमारे प्राचीनों में शुरू से ही थी। स्वर की तरह श्रुति भी दो ध्वनियों का अंतराल है। ये स्वर से बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसे अणु स्वर भी कहते हैं। भरत ने सप्तक के बीच में 22 श्रुतियों की सिद्धि अपनी स्वर वीणा पर स्थापित की है, किंतु श्रुतियों की उपस्थिति एक ही समय में न दिख पाने के कारण अनेक भ्रांतियों ने विषय को दुरूह करके रखा। 60 के दशक में डॉक्टर लालमणि मिश्र के द्वारा श्रुति वीणा निर्मित की गई, जिसके माध्यम से उन्होंने वीणा के तार पर 22 श्रुतियों को न केवल प्रदर्शित करके दिखाया, बल्कि उनके आपसी अंतरालों को एक साथ बजाकर सुनाया भी। ये प्रयोग एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया था। आज मैं आपको उसी श्रुति वीणा के आधार पर बनी डिजिटल आकृति द्वारा चतुसारणा विधि को समझाऊंगी। भरत ने अपनी सारणा विधि को प्रतिपादित करने के लिए 2 वीणाएं ली थीं। पहली तो अचल वीणा थी, जिसको नापने का पैमाना माना, जिसके आधार पर सारणा की क्रिया की गई। इस वीणा पर ध्वनित होने वाला स्वर अपरिवर्तित अटल रहता था। दूसरी वीणा को स्वर परिवर्तनीय या चल वीणा कहा गया, जिस पर सारणा का प्रयोग हुआ। वर्तमान प्रदर्शन चित्र में डॉक्टर लालमणि मिश्र निर्मित श्रुति वीणा को आधार माना गया है, इसलिए एक ही वीणा ली गई है। श्रुति वीणा स्वरूप और आकार में रुद्र वीणा है, जिसमें कुछ बदलाव करके भरत की श्रुतियों की सिद्धि करने योग्य बनाया गया। इसके ऊपर 5 तार बांधे गए और 22 पर्दे लगाए गए। इस पर बंधे पर्दों को षड्जग्रामिक स्वर स्थान पर बांधकर उन्हें षड्जग्रामिक बनाया गया। पहला तार षड्जग्राम का पैमाना बना और अन्य 4 तार सारणा प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त हुए। यहाँ रेखा पर जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, वो षड्जग्राम के स्वर हैं। ये लकीर या तार वीणा के पहले तार को इंगित करती है। षड्जग्राम में गांधार और निषाद स्वर आज के मान्य प्रचलित सप्तक की दृष्टि से कोमल हैं, पर भरत का शुद्ध ग्राम यही था।
और यही प्राचीन वैदिक शुद्ध ग्राम का रूप भी था। इस श्रुति वीणा के तार षडज ग्रामिक स्वर के आधार पर ही मिले हैं, यानी गंधार और निषाद कोमल और बाकी के स्वर शुद्ध हैं। षडज ग्राम के सप्तक में कितने अणु स्वर या श्रुति हैं, ये पता करना ही सारणा क्रिया का मुख्य लक्ष्य था। सारणा क्रिया के लिए पहले तार को मापक का आधार मानकर षडज ग्राम की पहली सारणा की प्रक्रिया को समझेंगे। भरत ने कहा है कि पहली सारणा में चल वीणा के पंचम को इतना उतारो कि उसका संवाद अचल वीणा के ऋषभ से हो जाए। यह इस पहले तार को अचल मान लेते हैं। दूसरे तार पर सारणा क्रिया को देखेंगे। अब यहाँ षडज मध्यम का अंतराल दिखाया गया है। अगर हम इस अंतराल को रे से नापेंगे तो साफ दिखता है कि रे और पा का संवाद नहीं है। अब हम पा को अपने स्थान से थोड़ा उतारेंगे। अब उत्तरा पंचम अचल रे से संवाद करने लगेगा। यहाँ पर षडज पंचम का संवाद पा के अपना स्थान छोड़ने से टूट जाता है, पर षडज मध्यम का संवाद रे से स्थापित हो जाता है। यानी यहाँ चल तार के पंचम स्वर को इतना उतारा गया कि वो अचल तार के ऋषभ से संवाद कर ले। यही भरत की पहली सारणा है। इसे भरत ने प्रमाण श्रुति कहा है, जो मध्यम ग्राम का भी द्योतक है। अब दूसरी सारणा के लिए भरत कहते हैं कि चल वीणा के पंचम को इतना उतारो कि चल वीणा का गांधार और निषाद अचल वीणा के ऋषभ और धैवत में समा जाए। अब फिर से आपको यहाँ दिखेगा कि दूसरी सारणा में पंचम के अपकर्ष के बाद गांधार ऋषभ में और निषाद धैवत में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी सारणा करते हुए भरत कहते हैं कि पंचम को इतना उतारो कि चल वीणा के ऋषभ और धैवत स्वर क्रमशः अचल वीणा के षडज और पंचम में समा जाएं। यहाँ आपको स्पष्ट दिखेगा कि तीसरी सारणा में ऋषभ षडज में और धैवत पंचम में समाहित हो जाता है। चौथी सारणा करते समय भरत कहते हैं कि चल वीणा के पंचम को इतना उतारो कि चल वीणा का पंचम अचल वीणा के मध्यम में, मध्यम गंधार में और षडज निषाद में समाहित हो जाए। यहाँ हम देखेंगे कि चौथे चल तार का मध्यम, पंचम और षडज क्रमशः पहले अचल तार के गांधार, मध्यम और षडज निषाद में समाहित हो जाते हैं। भरत ने इस प्रकार 22 श्रुतियों की प्राप्ति चतुस्सारणा विधि से की। यहाँ यह बात स्पष्ट दिखती है कि पहली सारणा में कोई भी स्वर समाहित नहीं होता, पर षडज पंचम भाव टूटकर षडज मध्यम भाव स्थापित हो जाता है। दूसरी सारणा में गांधार ऋषभ में और निषाद धैवत में समाते हैं, इसीलिए गांधार और निषाद की दो दो श्रुतियां हैं। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि पहली श्रुति का अंतराल और दूसरी श्रुति का अंतराल भिन्न है। तीसरी सारणा में ऋषभ षडज में, धैवत पंचम में समाते हैं, अर्थात ऋषभ और धैवत की तीन तीन श्रुतियां होंगी। ये तीनों अंतराल पहले दो अंतरालों से भी भिन्न हैं। चौथी सारणा में षडज निषाद में, पंचम मध्यम में और मध्यम गंधार में समाहित होते हैं, इसीलिए षडज, मध्यम और पंचम की चार चार श्रुतियां होंगी। इस श्रुति का अंतराल पहली श्रुति यानी प्रमाण श्रुति के बराबर का है। यहाँ इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि भरत की श्रुतियां एक जैसे अंतराल की ना होकर अलग अलग अंतराल की थीं, जो यहाँ डिजिटल चित्र में भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। आधुनिक गणना के हिसाब से भरत की श्रुतियों का मान 5 सेवट, 23 सेवट और 18 सेवट का था। इस गणना से जो
2 श्रुति का अंतराल है उसका मान 5 + 23 = 28 सेवट का होगा। 3 श्रुति का अंतराल 5 + 23 + 18 = 46 सेवट का होगा। उसी प्रकार 4 श्रुति का अंतराल 5 + 23 + 18 + 5 = 51 सेवट का होगा। भारत की सारणा प्रक्रिया पूर्ण रूपेण नाद के नियम और अनुभव पर आधारित है, पर यह भी सत्य है कि आधुनिक विज्ञान ने उनके इस कार्य पर प्रामाणिकता की मोहर लगाई है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी रोचक विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।